बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम इस लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे और इससे पहले बच्चों मोमेंटम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मोमेंटम, अगर मोमेंटम को डिफाइन करें तो क्वांटिटी ऑफ मोशन of a body it possesses due to its mass and velocity। किसी बॉडी की वो क्वांटिटी या मोशन जो मैस और वेलोसिटी की वजह से हो उसको मोमेंटम कहते हैं। और मैथमेटिकली मोमेंटम इक्वल्स टू होती है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली the total momentum of an isolated system remain the constant। किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसमें जो टर्म आई है मोमेंटम सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इसको पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। सिस्टम हम एक ग्रुप को कहेंगे जिसमें कुछ बॉडीज हैं जो कि बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकें। तो अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ वेसल। एक वेसल में गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली बॉल्स प्लेस्ड ऑन दी टेबल सरफेस, एक टेबल की सरफेस पर पड़ी हुई कुछ बॉल जो हैं वो भी एज अ एक सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्सर्ट ना करे। बॉडीज आपस में एक दूसरे पर फोर्सेस एक्सर्ट कर सकती हैं, बॉडी के दरमियान इंटरैक्शन हो सकती है, लेकिन उस सिस्टम पर बाहर से आकर कोई एजेंसी, कोई सोर्स फोर्स ना लगाए तो हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल इसकी है आइसोलेटेड सिस्टम की, a system of gas molecules enclosed in a vessel at constant temperature। तो molecules can collide with one another because of their random motion, but no external agency can exert a force on them in the vessel। तो फिर हम ये कहेंगे कि a system of gas molecules in a vessel is an isolated सिस्टम। इसके अलावा जो भी हम आइसोलेटेड सिस्टम सपोज करेंगे वो जस्ट एज एन अप्रोक्सीमेशन होगी, प्योरली परफेक्टली कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। उसकी वजह ये है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी बॉडीज का सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ बॉल्स, इस पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से शील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई भी सिस्टम अगर आइसोलेटेड कंसीडर किया जाता है तो वो जस्ट एज एन अप्रोक्सीमेशन होगा। तो अब हम इसकी लॉ की स्टेटमेंट को आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। उसके लिए consider an isolated system of two smooth hard interacting balls of masses m1 and m2 moving in the same straight line in the same direction with velocities v1 and v2। तो बच्चों ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में दो बॉडीज हैं, दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 और m2 है, और ये दो बॉल्स हैं एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रही हैं। तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे बट एज एन अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद डेफिनेटली अगर कुछ टाइम के बाद जो बॉल ऑफ मैस m1 है वो बॉल ऑफ मैस m2 के साथ कोलाइड होती है,
इस फिगर में देखिए तो यहाँ पर बॉडीज के दरमियान फोर्सेस की इंटरेक्शन होगी। M1 मैस की जो बॉल है वो सबसे पहले जाके M2 को हिट करेगी और इसको जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स F है। ये होगी इस बार एक्शन की फोर्स, और हर एक्शन का ज़ाहिर इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो बॉल ऑफ मैस M2 ने जो रिएक्शन की फोर्स लगानी है M1 पर वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होगी F के, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ये जो एरो के साथ शो किया गया है लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इन दो फोर्सेस की इंटरेक्शन की वजह से अब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो M2 बॉडी जिसको हिट किया गया है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और बॉडी या बॉल ऑफ मैस M1 जिसने हिट करते हुए अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है M2 को, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटीज कंसीडर कर लें v1 डैश एंड v2 डैश। इस कंडीशन के लिए हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एनीहो बोथ द बॉल्स कोलाइड आफ्टर सम टाइम्स and their velocity become v1 dash and v2 dash. इसके बाद फिर हम दोनों बॉल्स की इंपल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो बॉल ऑफ मैस M1 है, कोलाइड होने से पहले उसकी वेलोसिटी थी v1 मैस M1, तो बिफोर कोलिजन इस बॉल का मैस मोमेंटम हो जाएगा M1 v1, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है। और कोलाइड होने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी है v1 डैश, मैस तो वही है M1, और कोलाइड होने के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा M1 v1 डैश। तो हम इंपल्स को डिफाइन करेंगे, इंपल्स फाइंड करेंगे बच्चों। इंपल्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और जो इंपल्स है मैथमेटिकली इक्वल टू होती है चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बट इंपल्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इस बॉल ऑफ मैस M1 की हमने इंपल्स निकालनी है। तो यहाँ कोलिजन में देखो इस पर फोर्स जो एक्ट कर रही है वो फोर्स F डैश है, और ये कोलिजन हुआ है t टाइम के लिए, तो इसकी फिर इंपल्स आ जाएगी फोर्स F डैश मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल्स टू, इंपल्स इक्वल्स टू होगी चेंज इन मोमेंटम। F डैश मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल्स टू आ जाएगा M1 v1 डैश, ये इसका फाइनल मोमेंटम है, माइनस M1 v1 जो है वो इसका इनिशियल मोमेंटम है। तो इंपल्स इक्वल्स होती है चेंज इन मोमेंटम। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम फाइंड करेंगे इंपल्स इन द बॉल ऑफ मैस M2। M2 पर जो फोर्स एक्ट कर रही थी कोलिजन के दौरान वो फोर्स F है, टाइम इंटरवल t है, तो इसकी इंपल्स आ जाएगी F मल्टीप्लाइड बाई t दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम होगा, देखिए इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v2 डैश है, और मैस M2 है तो इसका फाइनल मोमेंटम हो गया M2 v2 डैश, और कोलिजन से पहले इसका मैस M2 था, वेलोसिटी v2 थी। तो कोलिजन से पहले इसकी जो मोमेंटम की वैल्यू है वो हो जाएगी M2 v2, फिर इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फिर इसकी इंपल्स आएगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई t, और ये इक्वल टू आ जाएगी चेंज इन मोमेंटम यानी M2 v2 डैश माइनस M2 v2। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2, इंपल्स ऑफ बॉल ऑफ मैस M2। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए नो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, F डैश मल्टीप्लाइड बाई t प्लस F मल्टीप्लाइड बाई t इक्वल्स टू M1 v1 डैश माइनस M1 v1 प्लस
m2v2 डैश माइनस m2v2। और इसके बाद लेफ्ट साइड से हमने t कॉमन ले लिया, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीपल था, तो इक्वल्स टू भी आ जाएगा m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अच्छा, इसके बाद ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है f डैश प्लस f। तो बच्चों इसमें f जो है वो एक्शन की फोर्स है जो बॉल m2 पर लगाई गई थी, और f डैश जो है वो उसका रिएक्शन फोर्स है। ये जरा गौर से देखिए, बॉल ऑफ मास m1 ने जब हिट किया था m2 को तो उस पर जो फोर्स लगाई गई थी f, वो है एक्शन फोर्स, और m2 बॉल ने जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्स लगाई है वो है f डैश। इसका मतलब f डैश और f दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, और आप जानते हो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, तो इसलिए इन दोनों फोर्सेस का सम हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इस रीजन की बेस पर हम इनका सम 0 करेंगे, सिंस एक्शन फोर्स F is equal and opposite to reaction force F dash, so they cancel each other and therefore इनका जो सम है वो इक्वल हो जाएगा 0, F डैश प्लस F इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 3 में F डैश प्लस F की जगह पर अगर हम 0 पुट कर लें तो फिर आ जाएगा 0 इंटू टी इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। तो ये अब लेफ्ट साइड में 0 मल्टीप्लाइड बाई टी जो है ये वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल्स टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब आप यूं करें कि ये टर्म जिनके साथ माइनस साइन है, m1v1 माइनस में है और m2v2 ये भी नेगेटिव साइन है, इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। और इस पे देखिए कि m1v1 कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है m1v1, ये बॉल मास इसका m1, वेलोसिटी v1, तो इसका मोमेंटम हो गया m1v1। इसी तरह m2v2 है मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। अगर इन दोनों के मोमेंटम m1v1 प्लस कर दें m2v2 तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम हो जाएगा m1v1 डैश, सेकंड बॉल का मोमेंटम होगा m2v2 डैश, और अगर इन दोनों मोमेंटम को प्लस कर दे यानी m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश करें तो ये बन जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो अब जो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, तो ये लेफ्ट साइड है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू राइट साइड है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दे आर इक्वल। तो फिर इस बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम में तो कोई चेंज आई ही नहीं है, जो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद का है। तो हैंस टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 for such a group of objects if one object within the group experiences a force। अगर किसी एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है there must exist an equal but opposite force, opposite reaction force on some other object in the same group. As a result, the change in momentum of the system of objects as a whole is always 0। तो ये है इसकी डिटेल।
एक दफ़ा जस्ट मेन पॉइंट्स में दोबारा रिवाइज करूंगा। तो स्टार्ट में हमने डिफाइन की थी इसकी स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन दी कांस्टेंट। सिस्टम को हमने डिफाइन किया था, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्री, फॉर एग्जांपल system of gas molecules enclosed in a vessel, balls placed on the table surface। और फिर हमने बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन किया है, a system on which no external force acts is called an isolated system। और आइसोलेटेड सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल होती है a system of gas molecules in a vessel at constant temperature, that is the best example of an isolated system। तो नेक्स्ट फिर हमने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये दो बॉल्स का सिस्टम कंसीडर किया था, जिसमें से बॉल्स की मैसेज m1 v1 और दूसरी बॉल की मैस m2 वेलोसिटी v2। तो इसके कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और ये वेरीफाई करने के लिए हमने दोनों बॉल्स की इंपल्स की वैल्यू निकाल ली थी। इंपल्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, और मैथमेटिकली इंपल्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम। इस तरह इंपल्स इन द बॉल ऑफ मैस m1 इक्वेशन 1 बन गई थी, इंपल्स इन द बॉल ऑफ मैस m2 वो इक्वेशन 2 बनी थी। ये जो क्वेश्चन 1 और 2 बनी थी फिर हमने इनको ऐड कर लिया, और उसके बाद f डैश और f एक्शन और रिएक्शन होने की वजह से कैंसिल होगी। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।